हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम्स जो आने वाले एग्जाम्स है, चाहे CGL हो, CHSL हो या फिर जो UPPCL का अभी जो होने वाला एग्ज़ाम है ऑफिस असिस्टेंट का, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो पहले पूरा देखें। इसके बाद में एक और वीडियो आएगा जिसपे हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे, जो जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं पहले एग्जामों में, या फिर जो आने वाले पेपर्स में पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे। फिर इस तरीके से हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद कंप्लीट कर लेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, ये चीज़ें बार बार आप अनुच्छेद याद करते होंगे, भूल जाते होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में इसमें हम कुछ अनुच्छेद ग्रुप बना करके याद कर लेंगे, कुछ ट्रिक्स बना करके याद करेंगे, तो आपको बार बार भूलने की समस्या नहीं होगी। एक दो बार ये वीडियो देखेंगे तो सारे के सारे जितने आवश्यक अनुच्छेद हैं जो आपको याद होने चाहिए किसी भी पेपर के लिए, वो सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपको मैथ, रीजनिंग और GS की क्लासेस मिलती हैं। तो अगर जो बच्चे कंपटीशन की किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वे बच्चे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके लिए नीचे जो रेड कलर का जो सब्सक्राइब लिखा हुआ उस बटन को दबाएंगे और बगल में बेल आइकन को भी उसमें बेल जो आइकन बना हुआ है उसको भी दबा देंगे। उससे क्या हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास में उसका नोटिस आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जब हमारा संविधान बना तो उस टाइम पे टोटल अनुच्छेद हमारे थे 395 आर्टिकल्स। टोटल आर्टिकल्स कितने थे? 395। अभी अगर हम टोटल नंबर्स कहें कि कितने आर्टिकल्स हैं तो 395 ही हैं। तो जो कुछ नए आर्टिकल्स बाद में अमेंडमेंट करके जोड़े गए हैं, संशोधन करके जोड़े गए हैं, वो ABC करके जोड़े गए हैं। मतलब जैसे 51 पहले से था और बाद में 51A एक अलग से जो अनुच्छेद है वो जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है? 395 ही अब भी है। ABCD अलग से जोड़ दिए गए हैं, जो अलग से जोड़े गए हैं उनमें कोई नंबर नहीं बढ़ाया गया, सिर्फ ABCD करके जोड़ा गया है। तो सबसे पहले हम पहला अनुच्छेद देखते हैं। पहला अनुच्छेद है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। जो हमारा पहला अनुच्छेद बताता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, उसके नाम, उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसी तरीके से दूसरा अनुच्छेद देखो, दूसरा अनुच्छेद किससे संबंधित है? कोई नया राज्य, जैसे मान लो कल को हमने किसी दूसरे देश का कोई हिस्सा अपने में मिला लिया, जैसे पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, तो उस पे उनको अपने देश में किस तरीके से मिलाएंगे, वे सारे नियम किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है। 3 में क्या है? अगर अपने ही देश में जो राज्य हैं हमारे, उनकी कोई सीमाओं में नामों का चेंज करना है, उनको रिनेम करना है या उनका अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज करनी है, बाउंड्रीज में चेंजेस करने हैं, वो आर्टिकल 3 से। जैसे 2014 में तेलंगाना राज्य बना। ठीक है, तो तेलंगाना राज्य आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग बना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग किया गया तेलंगाना राज्य, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। तो तीनों समझ में आए। आर्टिकल 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, 2 में नए राज्यों का प्रवेश। अगर कोई नया राज्य हम लोग युद्ध से या संधि से जीत करके लाते हैं तो वो कैसे अपने देश में सम्मिलित किया जाएगा, वो अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 3 में क्या लिखा हुआ है? जो वर्तमान में राज्य हैं उनकी सीमाओं के नाम चेंज करना है, नया राज्य बनाना है, एक राज्य में से 2 राज्य बनाने हैं। मान लो उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड अलग हुआ था, तो वो किस अनुच्छेद से अलग हुआ था? अनुच्छेद 3 से। ठीक, तो 1, 2, 3 याद हो गया होगा। 1 में नाम, 2 में नए राज्यों का प्रवेश और 3 में सीमाओं में परिवर्तन या उनके नामों में परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक, 5 से लेकर के 11 तक किससे संबंधित है? नागरिकता से। ये सारे अनुच्छेद जो हैं वो किससे संबंधित होंगे? नागरिकता से, सिटीजनशिप। संविधान जब लागू हुआ तब नागरिकता अनुच्छेद 5 बताता है। अनुच्छेद 6 में क्या बताता है? भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, जैसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान का, जैसे ये भारत है और ये पाकिस्तान है, तो यहाँ से जो लोग भारत में आएंगे उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी,
पाकिस्तान जो लोग जा रहे हैं, जो जाने वाले को नागरिकता कैसे दी जाएगी। तो ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आप सिर्फ 2 आर्टिकल याद करने हैं आपको, आर्टिकल 9 और आर्टिकल 11। ठीक है, सिर्फ 2 आर्टिकल याद करना है। बस ये याद रखना कि 5 से लेकर के 11 तक किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। और उसमें से भी अगर कोई पूछता है कि किसी भी तरीके से हमारी नागरिकता जाएगी कैसे, मान लो हम भारत के नागरिक हैं और नागरिकता हमारी कब किन दशाओं में चली जाएंगी, ये कहाँ लिखा हुआ है, अनुच्छेद 9 में लिखा हुआ है और अनुच्छेद 11 में लिखा हुआ है। कोई बाहरी व्यक्ति उसको भारत की नागरिकता मिलेगी कैसे, ये अनुच्छेद 11 में लिखा हुआ है। ठीक है, पहले ये बताया गया है कि जाएगी कैसे, बाद में ये बताया गया है कि मिलेगी कैसे नागरिकता। ठीक है, दोनों चीजें समझ में आई। पहली चीज क्या याद रखना है, 5 से 11 नागरिकता, फिर उसमें से 9 और 11 बस 2 आर्टिकल याद रखना है। 9 से जाएगी, 11 से मिलेगी। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। आगे देखो, फिर स्टार्ट होते हैं आपके मौलिक अधिकार। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक आपके होते हैं मौलिक अधिकार, इंग्लिश में कहें तो फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। 12 में क्या लिखा है, राज्य की परिभाषा दी हुई है। ठीक है, 13 में क्या लिखा है, मूल अधिकारियों को अल्पीकरण करने की विधियां, जो मूल अधिकार हटाए जा सकते हैं, उनको कम किया जा सकता है, उसकी विधियां लिखी हुई हैं। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, आप 14 से लेकर के 18 तक, आपके वनडे एग्जाम के लिए 14 से लेकर के 18 तक इंपॉर्टेंट है, याद रखो। ये भी याद रख सकते हो, 12 में राज्य की परिभाषा, 13 में क्या है, मूल अधिकारियों को कम करने की विधियां लिखी हुई हैं। 14 में क्या लिखा है, विधि के समक्ष समानता, कि सब एक समान रहेंगे, कानून की नजर में सब समान रहेंगे। आर्टिकल 15 मूवी भी आई थी कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। ये किससे संबंधित है, आर्टिकल 15 में इसका वर्णन लिखा हुआ है। आर्टिकल 16 में क्या लिखा हुआ है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। मतलब आप अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं, आप कोई सरकारी नौकरी में जा रहे हैं, तो वहां पर सबको जो कंपटीशन होगा सबके लिए इक्वल होगा, आर्टिकल 16। 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, इंग्लिश में कहें अनटचेबिलिटी। ठीक है, 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। ठीक है, एंड एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो आपको अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। 15 में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेद नहीं होगा। 16 में लोक नियोजन के अवसर की समानता। 17 में अनटचेबिलिटी का अंत और 18 में टाइटल्स का अंत। उपाधियां नहीं दी जाएंगी किसी भी प्रकार की। तो ये 5 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद करने हैं। फिर से देखिए, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, 14, 15, 16, 17 ये सब इसी के बीच में आएंगे मौलिक अधिकार में ही। 12 में राज्य की परिभाषा, 13 में जो मौलिक अधिकारों को कैसे कम किया जा सकता है, 14 में विधि के समक्ष समानता, 15 में आर्टिकल 15 मूवी से याद रखेंगे, उसमें धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेद भाव को दिखाया गया है। आर्टिकल 15 जो मूवी है वो। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। इतनी चीजें हो गई। आगे देखते हैं। 18 के बाद आता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 हमें 6 अधिकार देता है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करेंगे, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या होता है, पहला आर्टिकल 19 के में पहला हमें क्या अधिकार मिलता है, बोलने की आजादी, वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी। ठीक है, हम अपनी बात की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं किसी भी तरीके से, बोल करके, लिख करके। इसी में आता है प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 19 के फर्स्ट में ही आता है किसकी, प्रेस की स्वतंत्रता आती है, क्योंकि वो भी तो बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी है। दूसरे नंबर पर आता है शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता। तीसरे में संघ बनाने की। चौथे में अबाध संचरण की, कहीं पर भी आ जा सकते हैं पूरे भारत में, कहीं पर भी निवास कर सकते हैं और कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं।
तो आर्टिकल 19 में हमें 6 अधिकार मिलते हैं। कौन कौन से? पहली चीज बोलने की आज़ादी, फिर सम्मेलन की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी, अबाध संचरण की आज़ादी, कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे, निवास करने का अधिकार रहेगा और व्यवसाय की स्वतंत्रता रहेगी, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। तो आर्टिकल 19 याद रहेगा। ये क्वेश्चन अगर आएगा, प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 का फर्स्ट। आगे देखते हैं अनुच्छेद 20। तो दो आर्टिकल देखो, एक 20 और एक 22, ये दोनों एक साथ याद किए जाते हैं। 20 में क्या है? अपराधों में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब किसी ने कोई अगर क्राइम किया है तो उसको अपने खिलाफ क्या होगा? उसको गवाही नहीं, जबरदस्ती नहीं दिलवाई जाएगी कि नहीं तुम अपने खिलाफ जो गवाही दो, ठीक है। और उसको पहले वाला कोई, मतलब अगर कोई रूल पहले कुछ और था, पहले के आधार पर अब दंड नहीं दिया जाएगा। जिस टाइम उसने अपराध किया होगा उसी के हिसाब से दंड दिया जाएगा, उस टाइम जो दंड निर्धारित होगा, ठीक है। ये कुछ दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, ये अनुच्छेद 20 में है। 22 में क्या है? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, कि अगर किसी को पर्सन को गिरफ्तार किया गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है। ये 3 दशाएं हैं, ठीक है। तो गिरफ्तारी में जो संरक्षण है उसको अपने जो वकील है उसको फोन करने की या उससे बात करने की आज़ादी रहेगी। तो अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, 20 में दोष सिद्धि और 22 में गिरफ्तारी, ठीक है। 22 का मतलब जैसे किसी से आपने 2-2 हाथ कर लिए, 2-2 से याद रखेंगे, 2-2 हाथ, तो क्या हो जाएगा? गिरफ्तारी से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। 22 और 20। 21 में आता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 21 में आता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ। तो आर्टिकल 21 याद रहेगा। और इसके बाद आता है आर्टिकल 21A, 21 का 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ठीक है। 21 का बाद में जोड़ा गया, आप देखो उसके 21 के बाद में 21 का खा गा या ऐसे कोई अगर आर्टिकल आए तो समझ जाना है कि वो पूर्व में संविधान था तब नहीं था, जो संविधान निर्माताओं ने बनाया था तब नहीं था, और बाद में इसको संशोधन करके जोड़ा गया होगा, ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार 21 का से मिलता है। फिर 23, 24, 2 ये आर्टिकल हम एक साथ याद करते हैं। देखो 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम को रोकने का। आर्टिकल 23 क्या बताता है? अनुच्छेद 23 कि मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा और बाल को जबरदस्ती किसी बच्चों को फैक्ट्रीज वगैरह में नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 24 में क्या आता है? 24 में आता है कि कारखानाओं में या कोई हजार्डियस वर्क, मतलब कोई खतरनाक काम में छोटे बच्चों को, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह को रोका जाता है। और 24 से 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानाओं में नहीं लगाया जाएगा या फिर ऐसी जगह पर नहीं लगाया जाएगा जहां पे खतरा हो, ठीक है, किसी मशीनों को चलाने के लिए या ऐसा कुछ। तो 14 से 24 याद रखेंगे, 14 साल तक के बच्चे कारखानों में नहीं लगाए जाएंगे, तो ये आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है। तो 23-24 में याद रहेगा। 23 किससे संबंधित है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दुर्व्यापार से संबंधित है। और 24 किससे संबंधित है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। आगे देखते हैं। 24 के बाद में आता है 25, 26, 27, 28, ये धर्म से संबंधित है अनुच्छेद, ठीक है। धर्म की जो स्वतंत्रता है वो 25, 26, 27, 28 में है। 25 में है किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं, उसकी प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 26 में धार्मिक कार्यों से संबंधित स्वतंत्रता रहेगी। 26 में धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों से स्वतंत्रता मिलेगी 27 में। और 28 में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता है। तो बस इतना याद रखना है, 28 में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो इसमें इतना याद रखना है कि 25 से लेकर के 28 तक धर्म से संबंधित आर्टिकल है, ठीक है। जो धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है भारत में वो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 के बीच में है, इतना याद रखना है। फिर आता है 29-30 अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अल्पसंख्यक
के वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में लिखा हुआ है। और वो अपने जो उनका कोई जो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अगर कोई शिक्षा संबंधी संस्था खोलना चाहते हैं अपने कल्चर को संरक्षित रखने के लिए, तो शिक्षा संस्थान खोलेंगे तो वो कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 30 में लिखा हुआ है। ठीक है, 29-30 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों से। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है, और शिक्षा संस्था वो जो खोलेंगे वो अनुच्छेद 30 से खोलेंगे। ठीक, अब आता है अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या बताता है? अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या बताता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब अगर कोई भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन करता है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 ये पावर देता है। ठीक है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, और आर्टिकल 226 किसको देता है? हाई कोर्ट को पावर देता है रिट जारी करने के लिए। क्या जारी करते हैं? इससे रिट जारी करते हैं। ठीक है, रिट जारी करके क्या करते हैं? आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 समझ में आया कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या मौलिक अधिकार आपको नहीं मिल रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा करके याचिका दायर कर सकते हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं मौलिक अधिकारों को उनकी रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में एक बार फिर से देखते हैं, मौलिक अधिकार रिवीजन करते हैं मौलिक अधिकार का। सबसे पहले अनुच्छेद 14 याद रखना है आपको, आर्टिकल 14 याद रखना है, विधि के समक्ष समानता, 15 में भेदभाव, 16 में लोक नियोजन, 17 में अस्पृश्यता, 18 में उपाधियों का अंत। ठीक है, फिर उसके बाद में 19 में किसकी? 19 में 6 स्वतंत्रता मिलती है हमें। कौन कौन सी आज़ादी मिलती है 19 में? 6 अधिकार कौन कौन से हैं? पहली चीज बोलने की आज़ादी, फिर सम्मेलन की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी, कहीं पर भी आने जाने की आज़ादी, कहीं पर भी निवास करने की और व्यवसाय करने की। 19 के बाद में आता है 20 और 22, एक साथ याद करेंगे 20 और 22। 20 किससे संबंधित है? क्राइम से, दोष सिद्धि से संबंधित है, और 22 किससे संबंधित है? गिरफ्तारी से संबंधित है। 2 से याद रखेंगे, 2 हाथ करेंगे तो गिरफ्तारी से संबंधित हो जाएगा। 21 किससे संबंधित है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ से संबंधित है। 21A बाद में जोड़ा गया, 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा का अधिकार रहेगा उनको, तो ये किस में जोड़ा गया? 21A में। 23-24 एक साथ याद रखेंगे। 23 है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव दुर्व्यापार। 24 है 14 वर्ष से कम के बच्चों को 14 वर्ष से कम के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री में नहीं लगाया जाएगा, ये अनुच्छेद 24 बताता है। 25 से लेकर के 28 तक धर्म से संबंधित है। 25 से लेकर के 28 तक किससे संबंधित है? धर्म से संबंधित है। 25 में धर्म का आचरण, कोई भी धर्म मान सकते हैं, उससे धार्मिक कार्य का प्रबंध कर सकते हैं, उनके लिए करों में छूट मिलेगी। उसके बाद में किसी भी शिक्षा में भी उपस्थित हो सकते हैं। इसके बाद आता है 29-30 अल्पसंख्यकों से संबंधित है। 29 में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है, और 30 में क्या है? शिक्षा संस्थान से संबंधित है। 32 क्या है? संवैधानिक उपचार। अब ये मौलिक अधिकार हो गए, सारे खत्म हो गए मौलिक अधिकार। इसके बाद आते हैं डीपीएसपी में। 36 से लेकर के 51 तक हमारा आता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, 36 में फिर परिभाषा लिखी हुई है राज्य की, वही जो आर्टिकल 12 में लिखा हुआ था। 37 में लिखा हुआ है कि जो डीपीएसपी है ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब इसके लिए इसको लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते। आप मौलिक अधिकार के लिए तो कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी को लेकर के कोर्ट में नहीं जा सकते, ये आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है। 38 में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना। अब डीपीएसपी किसके लिए होती हैं? ये स्टेट के लिए होती हैं, मतलब कोई अब अगर हमारा राज्य है या हमारा केंद्र है, वो कोई भी नियम बनाएगा तो अपने मन में कौन सी बातें याद रखेगा, क्या क्या चीजें विचार अपने मन में रखेगा नियम बनाते हुए, इन चीजों की पूर्ति होनी चाहिए, वो चीजें लिखी हुई हैं डीपीएसपी में। तो अनुच्छेद 38 क्या बताता है? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए कि कोई भी नियम बनाते समय ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि मतलब इन चीजों का हनन हो।
इसके लिए बाउंड नहीं है वो, लेकिन वो ये चीज अपने लिए अपने माइंड में रखेगा। क्या? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने की कोशिश करेगा, ये बताता। 39 में क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 में क्या लिखा हुआ है? समान कार्य के लिए समान वेतन। 39A में क्या लिखा हुआ है? समान अवसर के आधार पर न्याय। फिर 40 में क्या है? ग्राम पंचायत। बहुत इंपॉर्टेंट है 40 वाला, बिल्कुल रट लेना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन लिखा हुआ है 40 में। तो क्या क्या याद रखना है? 38 में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन। 39A ये बाद में जोड़ा गया होगा। 39A समान अवसर के आधार पर न्याय। अनुच्छेद 40 बिल्कुल रट लेना है, ग्राम पंचायतों का संगठन। इसके बाद 40 के बाद आता है 41, व्यक्ति को काम पाने का अधिकार। 42 में कार्य कैसा होना चाहिए? कार्य जो मिलेगा वो न्याय संगत होना चाहिए। 43 में उसकी मजदूरी निर्वाह मजदूरी होनी चाहिए। ये 3 चीजें याद रखो एक साथ। देखो 40 में क्या है? ग्राम पंचायत है, ये इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत। उसके बाद में ग्राम पंचायत के अंदर घुसेंगे तो 41 में वहाँ के लोग काम मांगेंगे कि हमें काम भी मिलना चाहिए। गांव का जो प्रधान होता है लोगों को काम देता है। उसके बाद काम कैसा होना चाहिए? न्याय संगत होना चाहिए, यानी कि काम ऐसा करवा रहे हैं कि कुछ ऐसा जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं होगा, न्याय संगत होना चाहिए। और उसके बाद जो मजदूरी मिलनी चाहिए वो भी इतनी मिलनी चाहिए कि उसका गुजर बसर हो जाए, निर्वाह मजदूरी होनी चाहिए। ठीक है, 41, 42, 43 लाइन से हैं। सबसे पहले काम मिलेगा, काम कैसा होगा? न्याय संगत होगा, और फिर मजदूरी होगी निर्वाह मजदूरी। और उसके बाद में कुटीर उद्योग, जिनको निर्वाह मजदूरी नहीं मिल रही है, मान लो वो कुटीर उद्योग में भी जा सकते हैं। जिनको काम नहीं मिल रहा है वो अपना घर का काम धंधा कर सकते हैं, घर पे भी कुछ उद्योग धंधा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये याद रखेंगे। कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 43 से संबंधित। उसके बाद 44 समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता क्या होती है? इसमें आपकी शादी, तलाक, है ना, ये सारी चीजें आती हैं। तो समान नागरिक संहिता के अंडर में आती हैं, ये आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 45 ये 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है। तो देखो 6 वर्ष से कम कौन से होंगे? 0 से 6, तो ये शिक्षा भी होगी इनका और पालन पोषण भी होगा। आर्टिकल 45। उसके बाद 46, 47 अनुसूचित जाति जनजाति के संबंध में है। 47 मद्य निषेध और पोषण स्तर से संबंधित है। ठीक है, तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित आर्टिकल 46 और 47 में है मद्य निषेध। अब एक चीज इधर से याद करो, आर्टिकल 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। 51 है ना, 1 रुपया किसी को, अगर हम शादी बारात में जाते हैं तो 100 रुपये नहीं देते, 101 देते हैं, 50 नहीं देते तो 51 देते हैं। तो 51 में जो 1 होता है वो शांति का प्रतीक होता है, 1 रुपया जो अलग से मिलाया जाता है वो शांति का प्रतीक होता है। तो 51 आर्टिकल जो है 51 होगा वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित होगा। 50 किससे संबंधित है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब कोर्ट अपना काम करेगी और पार्लियामेंट अपना काम करेगी। ठीक है, तो इनका जो अलग अलग जो इनका पृथक्करण, इनका जो ग्राउंड दिए हुए हैं कि तुम्हारा क्षेत्र कितना है, तुम्हारा क्षेत्र कितना है, ये किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 50 में लिखा हुआ है। तो 50 से याद रखेंगे, 50 मतलब 50% अपना ये बांट लिए, 50% ये बांट लिए। ठीक है, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किसमें है? 50 आर्टिकल में। ठीक है, शांति किसमें है? 51 में आर्टिकल में। फिर आता है, इससे पहले आएगा राष्ट्रीय स्मारक स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण, ये आता है 49 में। राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किसमें आएगा? आर्टिकल 49 में। फिर 48A 2 आर्टिकल हैं, 48 में कृषि पशुपालन और 48A में पर्यावरण। तो ये हो गई हमारी डीपीएसपी के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो डीपीएसपी में कौन कौन से हमें याद रखने हैं अच्छे से? एक तो आर्टिकल 40 बिल्कुल रट लेना है, ग्राम पंचायत। फिर 41, 42, 43 काम पाने का अधिकार, काम न्याय संगत होना चाहिए, और निर्वाह मजदूरी या कुटीर उद्योग, ये हो गया। उसके बाद
44 समान नागरिक संहिता, समान इक्वल है ना, 4 समान नागरिक हो गया, समान नागरिक संहिता। 45 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा और पालन पोषण। फिर 46, फिर उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखना है, 50 इंपॉर्टेंट है, ये दो तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। बाकी चाहे एक बार को आप भूल भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बाकी याद तो सभी करने हैं, लेकिन ये दो तो बिल्कुल ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं ना, तो ये याद कर लो। 49 में क्या है, राष्ट्रीय स्मारक है। 48A या 48 का पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, ये बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। तो 46 में अनुसूचित जाति जनजाति संबंधित, 47 में मद्य निषेध। ये हो गई हमारी डीपीएसपी कंप्लीट। इसके बाद में आ जाओ 51A मूल कर्तव्य। तो अधिकार, अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो वो 12 से लेकर के 35 तक। डीपीएसपी की बात करें तो वो आएगा आपका 36 से लेकर के 51 तक। और कर्तव्य की बात करें, अगर मौलिक कर्तव्य किसमें आएगा, 51A में, ये भी बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। तो 51A है तो ये बाद में जोड़ा गया। नागरिकता, नागरिकता किसमें आएगी, 5 से लेकर के 11 तक। इतनी चीजें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, पहले 10 थे, अभी 11 हैं इस टाइम, वर्तमान में कितने हैं, 11। अब आते हैं राष्ट्रपति पर। 52 से लेकर के 62 तक राष्ट्रपति से संबंधित है आर्टिकल, ठीक है। तो 52 में भारत का राष्ट्रपति, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, फिर 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, फिर निर्वाचन की पद्धति क्या होगी, राष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी, 56 में, 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता, 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, और 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, और 60 में हो जाएगा शपथ। तो ऐसे तो याद करोगे तो आप भूल ही जाओगे, ऐसे याद रखो। हमारे साथ में एक कहानी याद रखो, आपके माइंड में एक पिक्चर चलनी चाहिए कि एक पोस्ट बनाई गई, एक कुर्सी बनाई गई, ठीक है, ये चेयर होगी। ये किस पोस्ट के लिए है, राष्ट्रपति पोस्ट के लिए है। तो ये सबसे पहले एक चेयर बनाई गई, तो आर्टिकल 52 में चेयर बनाई गई, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए, तो ये आर्टिकल 52 में। फिर उसके बाद में ये समझ लो एक सिंहासन है, ठीक है, बड़ा सा सिंहासन है ऐसे करके। अब इसमें इधर तलवारें लगाई गई, इधर तलवारें लगाई गई, इधर एक त्रिशूल लगाया गया, इधर कुछ और लगाया गया, मतलब इधर अस्त्र शस्त्र लगाए गए। तो आगे पहले कुर्सी बनाई गई, कुर्सी के बाद में इसको शक्तियां प्रदान की गई, ठीक है, तलवार, भाला, धनुष, जो भी अस्त्र शस्त्र हैं वो दिए गए, इनको शक्ति प्रदान की गई। 52 में चेयर, 53 में शक्तियां। फिर उसके बाद में कहा गया इस पे बैठेगा कौन, तो उसको क्या किया गया, निर्वाचन करवाया गया। इस कुर्सी पे बैठने के लिए क्या कराया गया, निर्वाचन कराया गया। 54 में क्या हो गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। तो किस तरीके से होगा, किस तरीके से निर्वाचन होगा, तो वो 55 में लिखा हुआ है, ठीक है। समानुपातिक जो पद्धति होती है, ठीक है, प्रोपोर्शनल जो वोट वैल्यू निकाली जाती है, वो सब किसमें लिखा होता है, 55 में, आर्टिकल 55 में। अब वो पद्धति का नाम ही है समानुपातिक, तो अब 5-5 तो समान अनुपात आ ही रहा है 5-5 में, तो इससे याद रखेंगे 5-5 में क्या है, उसके निर्वाचन की पद्धति लिखी हुई है कि किस तरीके से उनका निर्वाचन होगा। 52 में चेयर बनवाई गई, 53 में उसमें हथियार लगाए गए, इधर से तलवारें और वो शक्तियां प्रदान की गई, और 54 में उसका निर्वाचन, और 55 में निर्वाचन की पद्धति, ठीक है। इसके बाद आता है 56 याद रखो, पदावधि। अब कोई मान लो निर्वाचित होकर के आ गया, वो कितने दिन तक रहेगा यहाँ पर, तो ये याद रखो 56 कैसे, 5 साल 6 महीने, 5 साल। वैसे उसका टेन्योर कितना होता है राष्ट्रपति का, 5 साल। 5 साल के बाद में 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए, तो 5 साल 6 महीने ऐसे याद रखोगे। 56 में क्या है, पदावधि, 5 साल 6 महीने पदावधि। 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन। अब ये 5 साल 6 महीने तक रह गया, उसके बाद में क्या होगा, ये कहेगा हम दोबारा से इलेक्शन लड़ेंगे, तो दोबारा से इलेक्शन लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है, ये किसमें लिखा हुआ है, 57 लिखा हुआ है।
57 में लिखा हुआ है। 57 के बाद में 58 में क्या लिखा हुआ है, अर्हताएं लिखी हुई है उसके बाद में। फिर 60 याद रखो, 60 में देखो ओ आ रहा है, 0 आ रहा है, ओ से होगा ओथ, ओ से क्या हो जाएगा ओथ। देखो 60 में 0 आ रहा है, 0 से हो जाएगा आपका ओथ, तो ये याद रखेंगे। राष्ट्रपति की जो शपथ है वो किसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल 60 में। 61 में महाभियोग, देखो 61 में आता है 1 और 1 से बनता है आई, ठीक है 61। बाकी किसी में देखो 1 नहीं आ रहा है, 1 से ही हम रिलेट कर सकते हैं आई को, इम्पीचमेंट, ठीक है। 61 का 1 को आई बना दो, आई से बन जाएगा इम्पीचमेंट। 0 को ओ बना दो, 60 का 0 का ओ बना दो, ओ से हो जाएगा ओथ। दो आर्टिकल आपको ऐसे याद रखने हैं, 60 और 61। 60 और 61 याद हो जाएंगे। 60 का 0 का ओ बना दो, ओथ हो जाएगा। 61 का 1 का इम्पीचमेंट बना दो। बाकी 52 से वो कहानी आपको याद करनी है। 52 में कुर्सी बनाई गई, इसमें फिर हथियार लगाए गए, इसमें निर्वाचन के लिए बुलाया गया, इसमें किस तरीके से निर्वाचन होगा वो बताया गया, फिर कितने दिन तक वो रहेगा राष्ट्रपति वहां पर कुर्सी पर वो बताया गया, फिर दोबारा से अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो बताया गया। उसके बाद में अर्हताएं, राष्ट्रपति की शर्तें, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक। फिर 60 और 61 आपने अलग से याद कर लिए। तो राष्ट्रपति से संबंधित सभी आर्टिकल आई थिंक आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। अपने मन में एक दो बार सोच करके देखेंगे, एक दो बार इसको उसी तरीके से सोचेंगे तो आपको ये सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे। अब राष्ट्रपति मान लो उसका पद खाली हो गया, तो राष्ट्रपति का पद पर अगर कोई व्यक्ति आता है, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तब उसके समय निर्वाचन क्या होगा, राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय क्या होगा, कितना समय होगा, क्या तरीका होगा, खाली रहेगा तब कौन राष्ट्रपति का कार्य संभालेगा, वो 62 में लिखा हुआ है, 62 में लिखा हुआ है। क्लियर है। राष्ट्रपति से संबंधित सारी चीजें याद हो गई। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के बाद में आता है उपराष्ट्रपति, 63 से लेकर के 71 के बीच में। तो इसमें कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, सारे नहीं याद करने हैं। पहली चीज तो 63 में क्या है, भारत का उपराष्ट्रपति पद मतलब होगा, ठीक है। उसके बाद में इसके जस्ट अगला अनुच्छेद जो है 64, वो बताता है कि जो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति ही होगा। मतलब जैसे ही कोई पर्सन उपराष्ट्रपति बनता है, वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा, तुरंत वो उसके साथ साथ में वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ में क्या बन जाएगा, राज्यसभा का सभापति बन जाएगा, ठीक है। तो 63 में भारत का उपराष्ट्रपति, 64 में उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा, ये बताया गया है। इसके बाद में आता है 65 वाला जो आर्टिकल है, ये बताता है राष्ट्रपति पद के रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। 65 में क्या लिखा हुआ है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, उसी पद पर कौन काम करेगा, उसके पद पर उपराष्ट्रपति काम करेगा। तो ये 3 आर्टिकल जो हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है आपको। बाकी निर्वाचन इतनी जल्दी नहीं पूछा जाता है, आपको देख लेना है कि 65 के बाद में क्या आएगा। 66 में निर्वाचन आएगा और 67 में आएगा पदावधि। जैसे 56 में क्या था, राष्ट्रपति की पदावधि। 56 में प्रेसिडेंट की जो टेन्योर होता है, प्रेसिडेंट का टेन्योर, तो कैसे याद किया था, 5 साल 6 महीने। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है तो 6 साल 7 महीने, ऐसा करके याद कर लो। 5, 6 और 6, 7 ऐसा करके याद कर लो। ट्रिक है याद करने की कि जैसे इसमें 5, 6 था, 5 साल 6 महीने याद किया था, उसी के आगे इसको 6 साल 7 महीने कर लो, ठीक है। वैसे इसका टेन्योर होता 5 साल के लिए ही है, लेकिन पदावधि का आर्टिकल याद करने के लिए 6 साल याद कर लेना, ठीक है। तो कितने हमें याद करने हैं, 63, 64, 65, 66, अगर आप चाहें तो 67, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा इसमें, उपराष्ट्रपति का पद 63 में लिखा हुआ है। 64 में जो एडिशनल चार्ज उसको मिलेगा वो लिखा हुआ है, सभापति का जो राज्यसभा का सभापति होगा वो 65 में लिखा है। जो और एडिशनल चार्ज मिलेगा वो लिखा हुआ है, मतलब राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने पर उसको और जो एडिशनल कार्य मिलेगा वो लिखा हुआ है। तो ये 3 आर्टिकल एक से रिलेटेड हैं। उसके बाद में 67 उसका जो टेन्योर है वो, जैसे 5, 6 किसका था,
वो था प्रेसिडेंट का, और 67 किसका होगा, वाइस प्रेसिडेंट का होगा। ठीक है, इसके बाद में 69 है उसकी शपथ, 70 है उसकी अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय 71 में। 72 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना है। इसमें से इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं, 63, 64, 65, 67 के बाद में सीधे आपको 72 पे आ जाना है। बीच के ये आप स्विच कर सकते हैं। ठीक है, इनको आप एक बार रीडिंग मार लें, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। 72 में आता है क्षमादान। ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति किसी की भी सजा कम कर सकता है या माफ कर सकता है, तो वो किस अनुच्छेद के द्वारा उसको पावर मिलती है, 72। तो राष्ट्रपति की ये आर्टिकल किससे संबंधित है, वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित नहीं है, प्रेसिडेंट से संबंधित है। किससे है, प्रेसिडेंट से। वो किसी भी व्यक्ति की सजा कम कर सकता है या माफ कर सकता है, कौन से अनुच्छेद से, अनुच्छेद 72 से। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद मतलब लोकसभा में जो मेंबर्स जो नियुक्त होकर के जाते हैं, उसमें से कुछ लोग मंत्री बनाए जाते हैं। ठीक है, उसमें प्रधानमंत्री भी आता है, प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, और भी जो मिनिस्टर्स होते हैं वे सारे। वो मंत्रिपरिषद किस लिए बनाई जाती है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। ठीक है, वो मंत्रिपरिषद किस लिए होती है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। राष्ट्रपति कार्य करेगा, हालांकि ये लिखित रूप में ऐसा होता है, और वास्तव में कार्य कौन करता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री किस अनुच्छेद में लिखे हुए हैं, किस अनुच्छेद वर्णन करता है, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 74। ठीक है, अनुच्छेद 74 क्या बताता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, और अनुच्छेद 75 क्या बताता है, मंत्रियों के बारे में कुछ अन्य उपबंध भी बताए गए हैं, वो है आर्टिकल 75 में। तो 74, 75 किससे संबंधित है, मंत्रियों से संबंधित है। तो दो आर्टिकल आपके मंत्रियों से संबंधित हैं, बाकी 52 से लेकर के 62 तक प्रेसिडेंट, और 63 से लेकर के 71 तक वाइस प्रेसिडेंट, 72 फिर से प्रेसिडेंट का क्षमादान, पार्डनिंग पावर, और फिर 74, 75 किससे संबंधित है, मंत्रिपरिषद से। ठीक है, अब आता है 76, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, भारत का महान्यायवादी 76 आर्टिकल में आता है। अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल इंग्लिश में, और हिंदी में महान्यायवादी। इसके बाद में आता है हमारा 79, 80, 81। 79 में संसद का गठन लिखा हुआ है, 80 में राज्यसभा की संरचना, 81 में लोकसभा की संरचना। ठीक है, संसद किससे किससे मिलकर के बनता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो इन तीनों मिलकर के क्या बनता है, आपकी संसद बनती है, पार्लियामेंट बनती है। तो ये पार्लियामेंट किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, 79 में। फिर राज्यसभा किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, 80 में। लोकसभा किस में लिखा हुआ है, 81 में। ये सीक्वेंस वाइज हैं, आपको याद रखना है, 80, 80, 79 और 81, ऐसे करके इसको याद कर लेना है। राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, उच्च सदन, और लोकसभा को लोअर हाउस या निम्न सदन बोलते हैं। ठीक है, ये प्रेसिडेंट के बारे में हमने पढ़ लिया, 52 से लेकर के 62 तक। राज्यसभा का वर्णन 80 में है, लोकसभा का 81 में, पार्लियामेंट का 79 में। आगे देखते हैं। अब अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा का जो हेड होता है, हेड पर्सन, वो होता है लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति। लोकसभा का जो हेड होता है वो कौन होता है, स्पीकर होता है। अध्यक्ष कौन होता है, स्पीकर। राज्यसभा का हेड कौन होता है, सभापति। ठीक है, चेयरपर्सन। अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। और उपसभापति कौन होता है, वो इसी में से राज्यसभा का ही कोई मेंबर होता है। ठीक है, ये किसके कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, 89 आर्टिकल में लिखा हुआ है। इसी के बाद में 93 में किसके बारे में लिखा हुआ है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। तो ये दो आर्टिकल भी आपको याद कर लेना है। 89 के बाद में 90 में ये लिखा हुआ उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से कैसे हटाया जाएगा,
और इसमें देखो सभापति के बारे में नहीं लिखा हुआ है क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट होगा, उसको कैसे हटाया जाएगा वो अलग प्रोसीजर है। 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद को रिक्त कैसे किया जाएगा, उनको कैसे हटाना है, रिक्त होगा तो कैसे उसको उस पद को भरना है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो ये 4 आर्टिकल आपको याद करने। 89 में क्या होगा, राज्यसभा का उपसभापति होगा, सभापति नहीं, सभापति तो हमने वाइस प्रेसिडेंट पहले ही पढ़ लिया। 93 में क्या होगा, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 90 में क्या है, 89 के बाद में जो आर्टिकल आएगा 90, उसमें लिखा हुआ है उपसभापति को कैसे अपने पद से हटाया जाना है, या रिक्त होगा उसका पद तो कैसे भरा जाएगा। और 94 में क्या लिखा हुआ है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कैसे पद से हटाया जाएगा, या रिक्त होगा अगर पद तो कैसे उस पद को भरा जाएगा। तो ये 4 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपको याद कर लेने हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल 100 पूरा 100 बोलते हैं ना। तो जैसे संसद में कोई बिल प्रस्तुत किया गया है, उसके लिए वोटिंग करनी है, तो उसके लिए मिनिमम मेंबर्स होना अनिवार्य है, मिनिमम मेंबर्स की प्रेजेंट होना मिनिमम मेंबर्स अनिवार्य होता है। तो उसी को बोलते हैं गणपूर्ति या कोरम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोरम। तो कोरम किस अनुच्छेद से आता है, 100 से, मतलब पूरा 100 होना चाहिए। 100 मतलब कुछ एक मिनिमम मेंबर्स की अटेंडेंस रखी गई है, जैसे 50 मेंबर्स हैं कि कम से कम 50 मेंबर आने चाहिए, अनिवार्य प्रेजेंट होने चाहिए अनिवार्य रूप से, तभी कोई काम होगा। अगर 50 से कम लोग हैं मान लिया, तो काम क्या होगा, अगले दिन के लिए टाल दिया जाएगा। मान लो ज्यादा लोग अब्सेंट हो गए तो क्या किया जाएगा, आगे बढ़ा दिया जाएगा, पोस्टपोन कर दिया जाएगा। कोई भी वोटिंग इस गणपूर्ति से कम मेंबर से नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद में आता है आर्टिकल 108। 108 देखो, 1 0 इधर, 1 0 इधर, 1 0 इधर, मतलब ये समझ लो लोकसभा है, ये समझ लो राज्यसभा है, और ये है स्पीकर, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा की जो मीटिंग होगी, ज्वाइंटली जो मीटिंग होगी, वो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, 108 में लिखा हुआ है, 108 में, ठीक है। ये लोकसभा राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग जो होगी वो 108 में होगी। कुछ ऐसे बिल होते हैं जिनमें उसमें क्या हो जाता है, डेड लॉक पड़ जाता है, मतलब लोकसभा ने यहाँ से पास कर दिया, राज्यसभा ने भेजा नहीं वापस, ठीक है, रख लिया अपने पास में, राज्यसभा ने पास किया, लोकसभा ने नहीं भेजा, तो क्या हो जाएगा, इस बिल में डेड लॉक हो जाएगा। डेड लॉक केसेस में क्या हो जाती है, ज्वाइंट सिटिंग करवाई जाती है कि दोनों लोगों भाई आपस में मेंबर्स बैठ करके बस अपना बातचीत कर लो और उसके बाद में कोई डिसीजन ले लिया जाए इस बिल पे। तो ऐसे केस में ज्वाइंट सिटिंग होती है। वो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 108 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 100 में क्या है, कोरम है, गणपूर्ति, और 108 में क्या है, ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सिटिंग। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है। किसी भी बिल पे अगर ज्वाइंट सिटिंग बुलानी है तो कौन कॉल करेगा, ये बताना है। और ज्वाइंट सिटिंग को हेड कौन करेगा, ज्वाइंट सिटिंग का कोई एक पर्सन होगा जो मतलब इसका लीडर होगा, मतलब हेड पर्सन होगा, वो कौन हेड करता है ज्वाइंट सिटिंग का। ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। आगे आता है 109, 110, 112, 123। 109 में देखो, 108 में हमने देखा ज्वाइंट सिटिंग, ये तो अलग हो गया। 110 में लिखा हुआ है धन विधेयक। देखो 10 में आता है जीरो। जीरो किससे संबंधित होता है, जीरो गोल गोल क्या होता है, पैसा होता है। ये समझ लो ये 1 रुपया है, ठीक है। 110 का जो जीरो है ये पैसे संबंधित है। तो 110 का जो जीरो है ये धन विधेयक से संबंधित है, ठीक है। विधायक लिख गया है, गलत हो गया, इसको विधेयक कर लेना। तो 110 किससे संबंधित है, धन विधेयक से। और ये प्रस्तुत कैसे किया जाएगा, कौन इसको बताएगा कि धन विधेयक है कि नहीं है। ये जो विशेष प्रक्रिया है कि सदन में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 109 में, ठीक है। 110 में धन विधेयक, इससे पहले ही बता दिया गया कि धन विधेयक कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। वो विशेष प्रक्रिया दी हुई है, वो किस आर्टिकल में, 109 में दी हुई है। 112 में है आपका वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंग्लिश में कहें तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, साधारण शब्दों में कहें तो बजट। तो जो हर साल बजट पेश करते हैं वित्त मंत्री, जो बजट प्रस्तुत करते हैं, उसका वर्णन किसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल 112 में।
इसके बाद में 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का अध्यादेश जो जारी करता है। राष्ट्र जैसे संसद में कोई भी लोकसभा भंग है तो उस टाइम पे राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि अगर कोई बिल प्रस्तुत करना है या कोई रूल बनाना है तो कौन? राष्ट्रपति वो रूल बनाएगा अध्यादेश जारी करके। तो ये पावर किसमें है? 1, 2, 3। 1, 2, 3 कैसे याद रखेंगे? 1, 2, 3 हालांकि बहुत आसान है आर्टिकल, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ऐसे कह लो, जो फर्स्ट सदन में नहीं काम करेगा, सेकंड सदन में नहीं काम करेगा, तब कौन काम करेगा? थर्ड पर्सन, यानी कि प्रेसिडेंट खुद ही काम करेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट खुद ही अपना अध्यादेश जारी करेगा और वो रूल बनाएगा। तो समझ में आ गया होगा। 100 कोरम, 108 ज्वाइंट सिटिंग, 109 धन विधेयक के विशेष उपबंध, 110 धन विधेयक, 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट, और 123 किससे संबंधित है? अध्यादेश जारी करने से। अब आपसे एक और क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि धन विधेयक है वो किस सदन में पेश किया जाता है? पहला क्वेश्चन। दूसरी चीज, कौन डिसाइड करता है कि कोई बिल धन विधेयक है कि नहीं है? कौन है जो डिसाइड करता है धन विधेयक? तो 4 क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन पहले बताए थे, 2 क्वेश्चन ये है कि धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, सदन बताना है, और आपको यह बताना है कि कौन डिसाइड करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन। आगे देखो, 123 के बाद में आता है 124। 124 किससे संबंधित है? उच्चतम न्यायालय संबंधित, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, SC। ठीक है, 131 से संबंधित है उसकी अधिकारिता, कितना अधिकार है उसका। ठीक है, तो 131 से संबंधित है। 143 आर्टिकल देखो, 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है कि जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा ले सकता है। तो ये पावर किस आर्टिकल से मिलती है? 143 से मिलती है। ठीक है, तो ये 3 आर्टिकल याद हो गए होंगे, 124, 131 और 143। ये किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। आगे देखते हैं। अब आता है 148 और 149। 148 आता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको कैग बोलते हैं। जो ऑफिसर होता है उसको भी कैग बोलते हैं, इस ऑफिस को भी कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये किस आर्टिकल में आता है? 148 में। किस में आता है? 148। और इसके जो कर्तव्य और शक्तियां लिखी हुई हैं वो उसके अगले आर्टिकल में लिखी हुई 149 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है 148 आर्टिकल को। आगे देखते हैं। अब हमने पूरा संसद का जो था वो देख लिया हमने, मतलब केंद्र सरकार के बारे में पूरा हमने खत्म कर लिया, केंद्र सरकार। अब हम लोग आ जाते हैं राज्य में। ठीक है, अब राज्य सरकार में क्या होता है? जैसे केंद्र सरकार में राष्ट्रपति होता है, इधर लोकसभा होती है, इधर राज्यसभा होती है। उसी से मिलता जुलता राज्य सरकार में क्या होता है? यहाँ राज्यपाल होगा, गवर्नर। लोकसभा की जगह पे क्या होगा? विधानसभा होगी। और राज्यसभा के स्थान पे क्या होगा? विधान परिषद होगी। जैसे यहाँ लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, यहाँ पर विधानसभा का भी कार्यकाल 5 साल होता है। राज्यसभा के मेंबर्स का जो टेन्योर होता है वो 6 साल होता है, और विधान परिषद के भी मेंबर्स का टेन्योर कितना होता है? 6 साल होता है। ठीक है, जैसी शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं उसी से मिलती जुलती शक्तियां राज्यपाल के पास में है। ठीक है, कोई बिल विधानसभा से पेश किया जाएगा तो फाइनल उसमें सिग्नेचर राष्ट्रपति करेंगे, इसी तरीके से लोकसभा से फाइनल सिग्नेचर कौन करेगा? राष्ट्रपति करते हैं। तो 153 में कौन है? राज्यों के राज्यपाल। 153 में याद करना है राज्यों के राज्यपाल। उसके बाद में 54 में शक्तियां उसकी, और 55 में राज्यपाल की नियुक्ति। देखो आपने 55 में उसकी राष्ट्रपति की नियुक्ति पढ़ी थी, किस तरीके से नियुक्ति होती है,
और 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति है। ऐसे करके आप याद कर लेंगे, ठीक है। पदावधि 56 में प्रेसिडेंट की थी, 156 में राज्यपाल की हो जाएगी। अब उसके बाद में आता है 163 और 164 मंत्रिपरिषद, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। केंद्र सरकार में भी मंत्रिपरिषद था, वहां पर भी प्रधानमंत्री चुने जाते थे, यहाँ पर कौन चुना जाएगा, मुख्यमंत्री चुने जाएंगे। तो राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, 163 में, और उनके अन्य उपबंध जो लिखे हुए हैं वो किसमें लिखा हुआ है, 164 में। केंद्र सरकार में किसमें लिखा हुआ है, केंद्र सरकार में अभी हम लोगों ने देखा है। अच्छा, अब इसके बाद में आगे जो हम याद करेंगे वो किस तरीके से याद करेंगे, देखो जरा। अभी हम लोगों ने देखा कि 74 और 75 किससे संबंधित हैं, मंत्रिपरिषद और मंत्रियों के बारे में उपबंध से संबंधित है, ठीक है। तो 74 में आप क्या करो, 74 माइनस 11 कर लो, कितना आएगा, 63 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 63, और इसमें 100 और प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 163 आ जाएगा। बात समझ में आई। अगर हमें पीएम से सीएम पर जाना है तो 74 माइनस 11 63 और प्लस 100 163, तो हम किस पे पहुंच जाएंगे, चीफ मिनिस्टर या मंत्रिपरिषद पे, जो राज्य की मंत्रिपरिषद होगी। बात समझ में आई। इसी तरीके से और भी जितने आर्टिकल होंगे वो भी ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। देखो 63 64 हो गया। इसके बाद में आगे देखते हैं। अब हमने पढ़ा था 76 में क्या था, अटॉर्नी जनरल। हमने पढ़ा था ना, अटॉर्नी जनरल जो है वो किसमें, 76 में है। जो भारत का महान न्यायवादी था, तो वो केंद्र सरकार के लिए केस लड़ता है, वो होता है अटॉर्नी जनरल। अब 76 माइनस 11 करिए आप, 65 हो गया, इसमें 100 प्लस करेंगे 165 हो जाएगा। तो राज्य के लिए जो केस लड़ेगा वो महाधिवक्ता होता है। जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है, यहाँ पर एडवोकेट जनरल होता है। तो इस तरीके से आपको राज्य के ज्यादातर आर्टिकल आपको इसी तरीके से याद कर लेने हैं, -11 प्लस 100 करके, ठीक है। -11 प्लस 100। फिर वहां पर क्या था, 79 में संसद थी, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, ऐसा था। तो 79 माइनस 11 करेंगे तो कितना आएगा, 68, 100 प्लस कर देंगे तो विधानमंडल हो जाएगा। इसी तरीके से -11 करेंगे और 100 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 169 जो है वो राज्य में विधान परिषदों का गठन करने का आर्टिकल है। राज्य में विधान परिषद का गठन करना, ठीक है। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है, किसी किसी राज्यों में विधान परिषद होती है, तो वो केंद्र बनाता है। जब राज्य चाहते हैं कि राज्य में विधान परिषद बनाई जाए, उस केस में बनाई जाती है। तो उसके बारे में 169 में लिखा हुआ है। तो 80 में से 11 माइनस करेंगे तो ये आएगा 169, तो राज्य में विधान परिषद के बारे में आ जाएगा। 80 में से 11 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 170 आ जाएगा, ये विधानसभाओं के बारे में आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको इस तरीके से माइनस करके आपको याद कर लेनी है, ठीक है। 71 में क्या आ जाएगा, विधान परिषद की संरचना के बारे में। तो इतने आर्टिकल हो गए। क्या क्या हमने देखा, यहां से 53 में राज्यपाल, 54 में शक्तियां, 55 में नियुक्ति, 56 में पदावधि। राष्ट्रपति की भी नियुक्ति 55 से थी, 56 पदावधि उससे थी। तो ये दोनों शक्तियां और नियुक्ति और पदावधि राष्ट्रपति और राज्यपाल की, बस 100 जोड़ करके आ जाएगा, ठीक है। 63 64 में मंत्रिपरिषद जो राज्य का होगा, और अन्य उपबंध मंत्रियों से संबंधित हैं, राज्य से जो मंत्री होंगे वो। तो ये 63 64 में हो जाएगा, 163 164 में। उसके बाद आता है आपका राज्य का महाधिवक्ता, जो केंद्र का था, अटॉर्नी जनरल, वो 76 से था, और यहाँ पर 165 से हो जाएगा। विधानमंडल का गठन 168 से, विधानसभाओं की संरचना 170, विधान परिषदों की संरचना 171। 169 में क्या है, विधान परिषदों का गठन, विधान परिषद का गठन।
ठीक है, आगे देखते हैं। अब आ जाता है 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, 182 विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। हमने देखा था 93 जो आर्टिकल होता है वो लोकसभा के सभापति और उपसभापति से होता है रिलेटेड, स्पीकर और वाइस डिप्टी स्पीकर से, और 89 राज्यसभा के उपसभापति से संबंधित था, है ना। तो अगर हम इसमें से -11 करें तो ये आ जाएगा 78, और इसमें से -11 करें तो ये आ जाएगा हमारा 82। तो इसमें इस केस में ये उल्टा हो जाता है, मतलब लोकसभा में से माइनस करेंगे, अगर स्पीकर का माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका विधान परिषद का सभापति, और अगर राज्यसभा से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा विधानसभा का अध्यक्ष। मतलब इसका इसमें चला जाता है, इसका इसमें चला जाता है, ठीक है। माइनस करने पर ये अपोजिट हो जाता है, इस केस में बस अपोजिट होता है, बाकी सब में सीधा सीधा आ जाता है। तो आपको ये चीज बस याद रखनी है, तो इसको आप रट सकते हो तो रट लो। 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। ये उसका अगला आर्टिकल लिखा हुआ है। अगला आर्टिकल तो ऐसे ही आप याद कर लेंगे कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब कैसे भरा जाएगा और पद से कैसे उनको हटाया जाएगा। सभापति और उपसभापति वाले केस में भी ऐसे ही है, ठीक है। अभी हम लोग टेस्ट करेंगे, फिर इस ट्रिक का यूज करके हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं। अब इसमें है 202 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो सेंटर का जो बजट था किससे था, 112 से था, और ये किससे है, 202 से है, ठीक है। ये याद रखना, ये सेंटर का वार्षिक वित्तीय बजट है, और ये किससे है, 202 में क्या है, स्टेट का है। 213 में विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। देखो 1, 2, 3 ये प्रेसिडेंट के अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, और इसको 2 को आगे कर लो, 2, 1, 3 ये जो राज्यपाल की शक्ति हो जाएगी अध्यादेश जारी करने की, ठीक है। गवर्नर की शक्ति हो जाएगी अध्यादेश जारी करने की। 1, 2, 3 प्रेसिडेंट के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, 2 को आगे कर लेंगे, 2, 1, 3 तो किसकी हो जाएगी, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसके बाद आता है 214, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। राज्यों के लिए जो उच्च न्यायालय है, जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या था, 214 था, और इसको 2 को आगे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उच्च न्यायालय हो जाएगा। ये इससे क्या, सुप्रीम कोर्ट, इससे है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहाँ होते हैं, राज्यों में होते हैं। 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, 215 से संबंधित है। 226 में उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति। जब हम लोगों ने आर्टिकल 32 पढ़ा था तो आर्टिकल 2 to 6 भी पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स के अंडर में। फंडामेंटल राइट्स जब हम लोगों ने पढ़े थे तो दोनों आर्टिकल साथ में पढ़े थे, तो वहां पर हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है, हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। आर्टिकल 2 to 6 में पावर मिलती है हाई कोर्ट को, और 32 से पावर मिलती है सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की। जब कोई लॉ ऐसा करता है कि जिससे जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो उन पे प्रभाव पड़ता है, तब ये लोग रिट जारी करते हैं। 231 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। जैसे 2 राज्य या 2 से अधिक राज्य, 3 राज्यों के लिए एक न्यायालय की स्थापना की जाएगी। तो वो किस आर्टिकल से, 231 से, समझ गया ना। तो कैसे याद करना है, 2 राज्य या 3 राज्यों के लिए एक ही न्यायालय, एक ही हाई कोर्ट, ठीक है। 231 241 जो संघ राज्य क्षेत्र के लिए जो उच्च न्यायालय है, ये 241 इस बार पूछा गया क्वेश्चन अभी जल्दी किसी परीक्षा में। ये संघ राज्य क्षेत्र के लिए जो उच्च न्यायालय का गठन होता है वो किससे संबंधित है, किस आर्टिकल से मिलता है, 241 से। फिर आता है 243। 243 क्या है, पंचायत, नगर पालिकाएं और सहकारी समितियां। 243 जो आर्टिकल है इसमें ए बी सी डी करके कई सारे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। तो इसमें कौन कौन आता है, पंचायत आता है गांवों के लिए, नगर पंचायत आते हैं शहरों के लिए, और सहकारी समितियां भी आती हैं, ठीक है। तो 143 हमने याद किया था, क्या था, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है प्लस सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये 143 है। 243 किससे संबंधित है, पंचायत नगर पालिकाओं से संबंधित। 343 किससे संबंधित है, राजभाषा से संबंधित,
ठीक है, ऐसे बार बार आप पढ़ेंगे और एक दूसरे से रिलेट करके चीजें पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। एक दूसरे से पूछेंगे क्वेश्चंस। देखो 252 और 262। 252 क्या है? दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सहमति से, जो अगर किसी कोई, देखो दो लिस्ट होती हैं, एक सेंट्रल लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट। ठीक, तो सेंट्रल लिस्ट पे तो सेंट्रल कानून बनाता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट कानून बनाता है। इनमें विषय लिखे होते हैं, इनके अंदर, इनमें लिस्ट में सारे विषय लिखे होते हैं। तो स्टेट लिस्ट के किसी विषय पर जब केंद्र जब कानून बनाएगा, कब? राज्य खुद ही कहेगा कि आइए, सेंटर से कहेगा हमारे यहाँ पे ये इस विषय पर कानून बना दीजिए, तब दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति से विधि बनाने की जो संसद की शक्ति है वो किससे मिलती है? 252। तो 2 इधर है, 2 इधर, मतलब दो दो राज्य हैं। ये कह रहे हैं केंद्र से कि आप आइए हमारे यहाँ, बताइए आकर के कैसे क्या इस विषय पर कैसे क्या काम किया जाए। तो ये किस आर्टिकल से होगा? 252 से। ऐसे 262 से, मान लो दो इधर राज्य हैं, दो इधर राज्य हैं, इनके बीच में जैसे ये नदी जा रही है, ये नदी जा रही है, ये नदी जा करके इधर रुक गई। ठीक है, ये 6 को आप नदी की तरीके से देख लो। तो ये दो राज्य इधर, दो राज्य इधर, बीच में नदी है। नदी का जब कोई अंतर्राज्यीय नदियों से संबंधित कोई विवाद होता है, उनका निर्णय जो लिया जाएगा, अंतर्राज्यीय नदियों का जो विवाद से संबंधित जो निर्णय लिया जाएगा वो आर्टिकल 262 से लिया जाएगा। ठीक है, 252 में क्या है? दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। और 262 में क्या है? अंतर्राज्यीय नदियों से जो जल संबंधी विवादों का निर्णय होगा वो 262 से होगा। और अगले ही आर्टिकल में 263 में क्या है? अंतर्राज्यीय विकास परिषद। अंतर्राज्यीय जो परिषद है नदियों से संबंधित और किसी विवादों को लेकर के कोई जो निर्णय लिया जाएगा वो 263 से लिया जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा? 243, 143 और 343। 143 प्रेसिडेंट प्लस सुप्रीम कोर्ट, 343 पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 343 में राजभाषा। इसके बाद में हमने देखा 252, 262। 252 में दो राज्य जब कहेंगे कि आपका संसद से कहेंगे कानून बनाओ आकर के, इसके बाद में 252 में दो राज्य इधर संसद से कह रहे हैं कानून बनाओ करके। 262 में ये समझ लो नदी आ रही है और ये इसका पानी ऐसे रोक दिया गया, तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये 262 रिवर से संबंधित है, अंतर्राज्यीय नदियों से संबंधित है, और 263 अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। इतना हो गया। इसके बाद में आता है 266 और 267। जैसे सरकार हमसे टैक्स लेती है और वो टैक्स लेकर के कहीं जमा करती होगी, तो उस जहां पर वो जमा करती है, जो उसकी ट्रेजरी होती है, उसको कहते हैं संचित निधि। वो किस आर्टिकल में उसका वर्णन है? 266 में। 266 में लिखा हुआ है संचित निधि। और आकस्मिक निधि कुछ पैसा अलग रखती है कि किसी आकस्मिकता पर कोई मतलब इमरजेंसी पड़ जाएगी तब उसको खर्च करेंगे, वो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 267 में। तो दोनों याद रखेंगे, 266, 267 क्वेश्चन पूछा गया है इस पे, संचित निधि और आकस्मिक निधि संबंधित। इसके बाद में आता है, आगे देखते हैं 280, 280 है वित्त आयोग से संबंधित। देखो इसमें भी हमने पढ़ा था 110 धन विधेयक, 10 में 0 था, पैसा से संबंधित था, और इसमें भी 0 है, वित्त से संबंधित है। तो 280 का जो 0 होगा वो वित्त से संबंधित होगा, वित्त आयोग हो गया। ठीक है, एक आर्टिकल है 300 का, 300A, ये है संपत्ति का अधिकार। पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बाद में ये जोड़ दिया गया 300 का संपत्ति का अधिकार एक लीगल राइट के रूप में जोड़ दिया गया है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है 312, 315, 316। 315 देखो ये क्या है? यूपीएससी संबंधित है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लोक सेवा आयोग, जो यूपीएससी होती है या यूपीपीएससी होती है, राज्यों के लिए जो पीएससी होती है, वो जो आयोग होता है वो किस आर्टिकल में लिखा हुआ? 315 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 315। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, 312 में क्या है? पूरे भारत में सर्विस देने के लिए जो सेवाएं हैं वो 312 में लिखी हुई हैं। 316 में सदस्यों की नियुक्ति, जो इन आयोगों में सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति और पदावधि क्या रहेगी, वो 316 में लिखा हुआ है। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं,
315 में संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग जो बनेगा यूपीएससी यूपीपीएससी। 316 में उनके में जो सदस्य होंगे उनकी पदावधि और नियुक्ति, ये याद रहेगा। आगे देखते हैं। अब आता है 323 और 324। 323 ए और बी ये अधिकरण से संबंधित हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो ट्राइब्यूनल्स आप याद कर लेंगे इंग्लिश में, ठीक है। 323 और 323 ए और बी, ठीक है। 324 ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। किससे? इलेक्शन कमीशन से संबंधित। 324 किससे संबंधित है? इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। इसको रट लेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है 324। इसके बाद आता है 330, 331, 332, 333। एक साथ याद करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। देखो 330 और 332 ये लोकसभा में एससी और एसटी का जो आरक्षण है, और ये राज्य के विधानसभाओं में जो एससी एसटी का आरक्षण है, ये हर 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है, 10-10 सालों पे बढ़ाया जाता है। हर 10 साल में इसका निरीक्षण होता है कि अब और बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं है, और 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है। तो ये 330 और 332 का जो आर्टिकल है ये एससी और एसटी से संबंधित है। वहीं 331 और 333 किससे संबंधित है? ये आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित है, जो एंग्लो इंडियंस होते हैं, ठीक है। जो एंग्लो इंडियंस हैं, लोकसभा में उनका जो प्रतिनिधित्व होगा वो 331 के माध्यम से होगा, और राज्य के विधानसभाओं में 333 आर्टिकल से होगा। अभी हाल ही में जो संविधान में संशोधन करके इन दोनों का आरक्षण खत्म कर दिया गया है, 331 और 333 वाला। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है वो कौन सा संविधान संशोधन एक्ट है जिससे आंग्ल भारतीयों का जो आरक्षण था वो खत्म कर दिया गया है लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि 331 और 333 किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से खत्म किया गया है और कब खत्म किया गया है। ये दो क्वेश्चन है। 330 लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण, 332 राज्य की विधानसभाओं में एससी और एसटी। 343 हमने बता दिया था अभी इससे पहले ही, राजभाषा। 143 प्रेसिडेंट प्लस सुप्रीम कोर्ट। 243 पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और 343 राजभाषा। 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की जो समितियां हैं वो अगले आर्टिकल से हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं 352, 356, 360 ये आपात से संबंधित 3 आर्टिकल हैं। 352 है राष्ट्रीय आपात, 356 है राष्ट्रपति शासन और 360 है वित्तीय आपात, ठीक है। 352 आपात की जब उद्घोषणा होती है, कोई युद्ध हो जाए या बाह्य आक्रमण हो जाए, तब ये राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है। तो ये कौन से आर्टिकल से होगा? 352 से। 356 जब राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाता है तो राज्यपाल क्या करता है, राष्ट्रपति के पास लेटर भेजता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, यहाँ पर जो संवैधानिक तंत्र है वो फेल हो गया है, या कोई पार्टी जो है सरकार बनाने में असफल रही है, तब राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। ये किस आर्टिकल से? 356 से। और 360 में क्या है? फिर वही 360 में जीरो आ रहा है, जीरो पैसे से संबंधित होता है, तो वित्तीय आपात, ठीक है। 60 का वित्तीय आपात। फिर एक और क्वेश्चन है, आपको बताना है अभी तक अपने भारत में कितनी बार वित्तीय आपात घोषित किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बताना है अभी तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात लगाया गया है, कमेंट करके बताना है आपको। अगला क्वेश्चन 368 कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करेंगे, संविधान का संशोधन कैसे करेंगे, ये करने की जो संसद की शक्ति है उसकी प्रक्रिया है। तो ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है, ठीक है। 370 में जम्मू कश्मीर को जो अस्थायी प्रावधान दिए गए थे, स्पेशल प्रोविजन दिया गया था, जो कि अब हटा दिया गया है 370,
वो किस आर्टिकल में था? जम्मू कश्मीर को स्पेशल राइट दिए गए थे आर्टिकल 370 से। एक और क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है, संविधान का संशोधन करने की जो शक्ति है वो कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई है? क्वेश्चन है, संविधान के संशोधन करने की जो शक्ति है वो किस कंट्री से ली गई है? अलग अलग चीजें संविधान में जो हमारे हैं वो अलग अलग देशों से ली गई हैं, तो आपको ये बताना है संशोधन करने की जो शक्ति है वो कहाँ से, जो प्रणाली है, प्रक्रिया है, वो किस कंट्री से ली गई है। इसके बाद में आ जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। लिखा हुआ है, भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? 395 हमने बताया था स्टार्टिंग में ही। इसके बाद अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है? भारत को क्या कहा गया है? भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। क्या कहा गया है? भारत जो है राज्यों का संघ होगा। इसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ होगा? आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल 1 में। इसके बाद नागरिकों को मौलिक अधिकार कहां से कहां तक प्रदान किए गए हैं? 12 से 35 तक। नागरिकता 5 से 11 तक। इसके बाद नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या बताया गया है? लोक नियोजन में आरक्षण जो दिया जाता है, लोक नियोजन में भेदभाव नहीं होगा, वो किस आर्टिकल से? 16 से। फिर उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक आते हैं? 36 से लेकर के 51 तक। ये दोनों ऑप्शंस नहीं, ये 36 से लेकर के 51 तक। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा? महाभियोग इम्पीचमेंट, आई से इम्पीचमेंट, 1 का आई बन जाता था, याद आया होगा। हम लोगों ने पढ़ा था 61 में 1 को आई बना करके इम्पीचमेंट, ठीक है। तो महाभियोग को इंग्लिश में कहा जाता है इम्पीचमेंट, तो 61 से। महान्यायवादी आर्टिकल 76 हम लोगों ने पढ़ा था। अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं वो आर्टिकल 76 से। और एडवोकेट जनरल कैसे निकालेंगे? -11 + 100 कर देंगे तो राज्य के लिए एडवोकेट जनरल आ जाएगा। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त बैठक 108, 8 का ऊपर 0, 8 का नीचे 0 और बीच में 0, ऐसे बताया था ना। ये लोकसभा या राज्यसभा, इनको अगर संयुक्त कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगी संयुक्त बैठक 108 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान में धन विधेयक, धन कहां से हमने बताया था, धन विधेयक आप देखते ही पता कर लेंगे ना, 1100 जीरो पैसे के जैसा दिखता है, तो 110 में क्या है? धन विधेयक है, ठीक है। इसके बाद आता है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। अध्यादेश जारी कैसे करेगा? 1, 2, 3 से, ठीक है। जब फर्स्ट सदन भी नहीं होगा सत्ता में, दूसरा सदन भी नहीं होगा, तो तीसरा राष्ट्रपति क्या करेगा? अध्यादेश जारी करेगा। उसके बाद आता है सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है। तो परामर्श मांगने की शक्ति 143, ये जो आर्टिकल है ये इसमें ये किसको शक्ति प्रदान करता है? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। इसके बाद किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेगा? फिर वित्त आ गया, तो वित्त आयोग 280 से हो जाएगा। फिर उसके बाद संपत्ति का अधिकार अभी 300 का में कर दिया गया, अनुच्छेद 300 का। इसके बाद आता है संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315, यूपीएससी और यूपीपीएससी या जिस स्टेट से संबंधित होगा वहां का। इसके बाद संविधान में संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद से मिलता है? आर्टिकल 368, आर्टिकल 368। 356 किससे संबंधित है? हमने बताया था 352, 356 और 360, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। तो इसमें महाभियोग से नहीं है, 61 होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये होता है आर्टिकल
74 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्य किसमें है? 51A में। टोटल कितने कर्तव्य हैं? 11 है। 50 में क्या है? जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का पृथक्करण। ठीक है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। 51 में क्या किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश दिया गया है? ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश आर्टिकल 40 से दिया गया है। आर्टिकल 356 हो गया। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां हैं? पहले 8 अनुसूचियां थी, अब जोड़ करके 12 कर दी गई है। 4 और जोड़ करके कितनी हो गई अभी? 12। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अध्यादेश 1, 2, 3 एक बार पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के विघटन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो लोकसभा के बारे में आर्टिकल 80। ठीक है, 80 से संबंधित है लोकसभा। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के विघटन का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसमें 85 में आपका जो संसद के जो सत्र होता है, सत्रावसान करना है, ठीक है, सत्र समाप्त करना है या लोकसभा को विघटित करना है, विघटन करना है, ये सब किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 85 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बजट किस आर्टिकल में है? 112 में, आर्टिकल 112 में। अगला है, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बनेगी। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 79 में। आर्टिकल 79 में क्या है? संसद है, बताते हैं ना, 79, 80, 81। 79 में क्या है? संसद। 80 में क्या है? राज्यसभा। और 81 में क्या होगा? लोकसभा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 75 में। अगला क्वेश्चन, राजभाषा घोषित भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 343। 343 किससे संबंधित है? राजभाषा से। किस अनुच्छेद में देश की साख या वित्तीय स्वामित्व संकट में हो, आर्थिक संकट? तो वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपात अभी हमने फिर से देखा। 360 वित्तीय आपात, 0 है तो वित्त से संबंधित होगा। 356 राष्ट्रपति शासन, 352 जो राष्ट्रीय आपात से संबंधित होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, हमने बताया था 330, 331, 332 और 333। 30 और 32 किससे संबंधित था? एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी से संबंधित, एससी और एसटी से संबंधित। ये कहाँ? लोकसभा में, और ये कहाँ? विधानसभा में। ठीक है, तो 330 आर्टिकल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 330। उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? आर्टिकल 214। उच्च न्यायालय की स्थापना व गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 214। ठीक है, 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट। आगे है किस अनुच्छेद के अनुसार? ये हो गया 360। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? देखो, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है 1, 2, 3 में। ठीक है, और अगर इस 2 को आगे कर देंगे, 2, 1, 3 अगर हो गया तो ये राज्यपाल को शक्ति प्रदान करेगा अध्यादेश जारी करने की। अगला क्वेश्चन, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है?
महान्यायवादी है 76। ठीक है, ये हो जाएगा महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा आर्टिकल 76 में। और ये हो गया अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल जो राज्य के लिए होता है। इसमें क्या करेंगे, 11 घटाएंगे और प्लस 100 करेंगे, 11 घटाएंगे तो 165 हो जाएगा इसका आंसर। ये क्या हो जाएगा, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। आगे देखो, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? किस राष्ट्रपति की शक्ति की बात की गई है ना, राष्ट्रपति की शक्ति। तो हमने बताया था, याद कीजिए, 52 में राष्ट्रपति का पद होगा, 53 में शक्तियां, 54 में निर्वाचन, 55 में पद्धति निर्वाचन की, 56 में उसका टेन्योर। ये लाइन से हमने बताया था। और 57 में अगर पुनः निर्वाचन करना चाहता है तब की क्या व्यवस्था रहेगी। तो 52 में चेयर बनाई गई, ठीक है। 53 में इधर उसको अस्त्र शस्त्र दिए गए, तलवारें लगाई गई। 54 में फिर कॉल किया गया गेट से कि आ जाओ, निर्वाचन करवाना है, कौन कुर्सी पर बैठेगा। 55 में किस तरीके से किसको किसको लिया जाना है अंदर। 56 में कोई अगर निर्वाचित होकर के कुर्सी पर बैठ गया तो कब तक रहेगा इस कुर्सी पर, और फिर एक बार उसका टाइम खत्म हो गया उसके बाद में दोबारा से इलेक्ट हो सकता है कि नहीं, ये 57 में लिखा हुआ है। ये राष्ट्रपति की सारी चीजें हो गई। तो इसमें आर्टिकल 53 हो जाएगा इसकी शक्तियों के बारे में, ठीक है। 60 हो गया उसके ओथ से संबंधित और 61 हो गया इम्पीचमेंट से संबंधित। इसको इसी तरीके से रट लो, याद कर लो इसको। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे आर्टिकल्स कुछ ट्रिक्स से कुछ ग्रुप बना करके याद कर लिए हैं। तो आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आप लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेनी है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी 1 से 2 दिन में। और आप इस वीडियो को 2-3 बार, अगर 1 से 2 बार अगर आप देख लेते हैं और ये PDF आप प्रिंट आउट रख लेते हैं अपने पास रिवीजन करने के लिए फ्यूचर में, तो आपको सारे के सारे आर्टिकल्स रट जाएंगे एकदम, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई, लेकिन आपका आर्टिकल्स का जितना जो कुछ था वो सब पूरा कंप्लीट हो गया है। पूरा आर्टिकल 1 से लेकर के हमने 370 तक याद किए, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे कम से कम हम लोगों ने 100 से 150 आर्टिकल याद किए हैं, ठीक है। और उसमें से लगभग 90% आई थिंक, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो 90% आर्टिकल जितने याद करवाए गए हैं उसमें से आपको 90% याद रहेंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। या आपसे संबंधित नहीं है अगर ये वीडियो, आप किसी और, आपके कोई साथी जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है किसी भी एग्ज़ाम की, तो उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इतना ही इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग संकल्प मैथ्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।